Jai Hind, Namaskar and welcome dear viewers to this short and precise session of Contemporary Thrust powered by GrowthMount UPSC. Contemporary Thrust is a special segment dedicated to the study of current topics which are regional, national और of international relevance. आज इस सत्र के तहत फेडरलिज्म यानी कि संघीय ढांचा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे संविधान का मूल्य है, हमारे संविधान का सिद्धांत है, उसको यहाँ समझेंगे। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस क्या स्थिति रही है केंद्रीय नेतृत्व में, राज्य के नेतृत्व में, वो देखेंगे और आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे जब एक बहुमत वाली सरकार केंद्रीय स्तर पर काम कर रही है और कैसे वो राज्यों को देखती है, कैसे ऐसे समय में राज्यों के जो हक है उनकी जो है उनकी क्या स्थिति है वो समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे जैसे आपको मालूम है कि यहाँ जो हम लोग मुद्दों को चयनित करते हैं वे मुद्दे थोड़े गहरे होते हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट का उद्देश्य बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, एक सामान्य मत बनाते हैं, एक सामान्य विचार बनाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो यहाँ आज फेडरलिज्म भी हम लोग एक जो है एजेंडे के तहत देखेंगे, जो कि एक गहरा विषय है जिसमें हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो ट्रेंड है वो देखना है। क्या होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, कैसे मेंटेन किए जाते हैं राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल डेट, क्या उसका सिनेरियो है और आज वर्तमान की परिस्थिति क्या है, इत्यादि चीज़ों पर आज हमें बात करनी है। अगर कवर की बात करें तो देखिए यहाँ एक एनिमेटेड प्रतीकात्मक इमेज है आपके सामने, जो कि फेडरलिज्म का जो पजल है उसे ठीक बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ये राज्य है और राज्यों के द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा यहाँ फेडरलिज्म स्थापित हो सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित हो सकता है, वरना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तो हमारे भारत में सिंस इंडिपेंडेंस देखने को मिलता ही है। मगर यहाँ आज अगर हमें तेजी से आगे बढ़ना है, अगर हमारे अर्थतंत्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो यहाँ राज्यों का सहकार केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसकी आज बोलबाला है, उसकी ज़्यादा मांग है। तो ऐसी सारी चीज़ों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आज का टाइटल जो है वो कहता है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि राज्य व केंद्र के बीच में जो संबंध है वो कैसे संबंध है, क्या वो संबंध मीठे हैं, क्या वो खट्टे हैं तो उनके क्या कारण है, क्या सेंट्रल टेंडेंसी रही है इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, इत्यादि चीज़ों पर आज हमें यहाँ चर्चा करनी है इस पूरे सत्र में। प्लस अगर एजेंडे की बात करें तो 3 बिंदु है जिनके ऊपर आज हमें देखना है। सबसे प्रथम पूर्व भूमिका में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन यानी। प्लस दूसरे में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या टेंडेंसी रही राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल डेट सेंटर स्टेट रिलेशन में, और तीसरे में वर्तमान परिस्थिति या करंट सिनेरियो को देखेंगे। जैसे यह पिक्चर आपको दृश्यमान है सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि हमारे संविधान का एक बहुत ही अच्छा अध्याय है, ठीक है। और यहाँ काफ़ी सारी संवैधानिक जो प्रावधान है वो भी दिए गए हैं कि कैसे राज्य और स्टेट राज्य और केंद्र के बीच में जो रिलेशंस है अलग अलग क्षेत्र के वो मेंटेन होने चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो। और अगर आज बात करें तो बहुल सरकार है केंद्रीय नेतृत्व में, तो ऐसी बहुमती वाली सरकार राज्यों के साथ कैसे बर्ताव कर रही है, तो ये भी यहाँ जानना जरूरी है। तो वो हम लोग करंट सिनेरियो में देखेंगे। तो कुल मिला के 3 विभागों में हम लोग इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, लेजिस्लेटिव लेवल पर और फिनेंशियल लेवल पर। देखेंगे इंट्रोडक्शन से हमारी शुरुआत करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि संघीय जो संकल्पना है वो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है और इसे मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। मगर यहाँ भारत के इस सिनेरियो में कुछ अलग देखने को मिला, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो जो इनिशियल इंडियन पॉलिटी थी वो थोड़ी सी सेंट्रल डोमिनेटेड थी, क्योंकि तब मल्टी पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। केंद्र में जो थी पार्टी उनका ही शासन राज्य में चलता था। तो तब कुल मिला के सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो वातावरण बनना चाहिए वो नहीं बना था। वो एक प्रकार से उन लोगों का एक इंटरनल मैटर ही रहा था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय में आधुनिकता आने लगी, समय आगे बढ़ने लगा, तो भारत में मल्टी डेमोक्रेसी आने लगी, कांग्रेस की जो इजराशाही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो यहाँ से वास्तविक रूप से सेंट्रल स्टेट रिलेशन और उसकी समस्याएं
जो है शुरू होना, यहाँ से जो है निकलना शुरू हुई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब अगर बात करें संवैधानिक प्रावधान की, कि हमारे संविधान ने क्या व्यवस्था की है, कैसे विभाजित किया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को और किन किन पैमानों पर, तो हमने पैमाने तो देखे, 3 पैमाने हैं। सबसे प्रथम है उसमें लेजिस्लेटिव, फिर बाद में फिनेंशियल है और आखिरी है एडमिनिस्ट्रेटिव। तीनों क्षेत्र में जो संबंध होने चाहिए उनका विवरण यहाँ हमें संविधान में मिलता है। तो उसका एक ओवरव्यू लेंगे, कौन सा भाग है, कौन कौन से आर्टिकल्स है। देखिए भाग 11 जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बयां करता है, और उसमें भी आर्टिकल 245 टू 263 दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर इसमें भी हम लोग फर्दर बाइफर्केशन करें तो 245 से 255 तक जो है वे लेजिस्लेटिव है, फिर बाद में फिनेंशियल है, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव है अप टू 263। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रति क्षेत्रवार या प्रति क्षेत्र इसका विवरण हमें संविधान में मिलता है। तो यहाँ से हम लोग एक आइडिया बना सकते हैं कि कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन होने चाहिए, और यहीं से जो आइडिया बनता है वो कहता है कि इट शुड बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान ने जो एनविसेज किया है, जो कल्पना की है, वो शुरुआती इंडियन पॉलिटी के ऊपर लागू नहीं होती, हमें दृश्यमान है। इस पर्टिकुलर जो है संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो शुरुआती समय में हमें वो गैरहाजिर देखने को मिलता है, वो टेंडेंसी या वो सिनेरियो जो हम लोग आगे जो ओवरव्यू लेने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम लोग समझेंगे, तो आपको भी बात जो है वो क्लियर होगी। आगे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस फेडरल स्ट्रक्चर विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसका जिक्र हमने यहाँ किया, मगर शुरुआती समय में ये बात अचीव नहीं हो पा रही थी। इसके कई सारे अलग अलग कारण थे। अब ये बात रही इंट्रोडक्शन की। अब दूसरा बिंदु हमें देखना है जो कहता है ओवरव्यू टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिसमें हमें यह टाइमलाइन देखनी है कि राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल डेट क्या टेंडेंसी रही है, क्या ट्रेंड रहा है इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। 4 विभागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं, और मैंने आपके लिए तैयार ही रखा है ताकि ऐसी तथ्यात्मक चीज़ों को समझने में हमारा समय जो है वो बिगड़े नहीं। 4 फेज है, 4 चरण है। सबसे प्रथम चरण 1950 से 1967 तक, फिर बाद में 68 यानी कि 68 से 77 तक, और फिर बाद में 78 से 89, एंड जो 4th फेज है वो है 89 से आज दिन तक अभी चल रहा है, जो कि मल्टी पार्टी एरा है। समझेंगे एक एक फेज में क्या क्या फेरफार हुए और कैसी टेंडेंसी रही, सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे रहे, कौन डोमिनेटेड रहा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि आज़ादी दिलाने में कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस सिवा अन्य कोई प्रभावशाली या अन्य कोई बड़ा राजनीतिक पक्ष नहीं था, पक्ष मौजूद नहीं था। कांग्रेस की प्योर इजराशाही थी। तो केंद्र में भी कांग्रेस था, राज्य में भी कांग्रेस थे। तो जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आती थी तो वे लोग ये जो समस्या है वो आपस में ही सुलझा लेते थे, आपस में ही उनका समाधान कर लेते थे इंटरनल पार्टी इश्यू के नाम पर, क्योंकि कांग्रेस ही थे, केंद्र में जो थे वे ही जो है राज्य में थे। तो एक प्रकार से सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो वातावरण है वो यहाँ फर्स्ट फेज में एस्टेब्लिश होता हमें नहीं दिख रहा है, हमें दृश्यमान नहीं है। फिर मात्र कांग्रेस थी तो स्वाभाविक है सेंटर जो होगा वो डोमिनेट होगा। राज्यों के कोई आवाज नहीं थे, राज्यों में जो नेतृत्व था वो केंद्र का ही था। तो अपने आप में कांग्रेस ही थी चारों जगह, चाहे वो राज्यों की बात करें चाहे वो केंद्र की बात करें। तो आमतौर पे सेंटर वॉज डोमिनेटेड, यानी कि ये प्रभावशाली था। राज्यों के कोई आवाज नहीं थे, कोई उनका अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। फिर जैसे हमें मालूम है कि 1951 में तब के जो चैरिस्मेटिक लीडर थे, आज के जैसे नरेंद्र मोदी है वैसे तब के जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी भी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो कम नहीं थी। तो उनके द्वारा प्लानिंग कमीशन नामक एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, जो कि प्लानिंग में भारतीय सरकार को जो भारतीय सरकार का पथदर्शक बने, सलाहकार बने। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन और उसके तहत जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ, ये
सरासर अन्याय था राज्यों के लिए, या राज्यों के साथ। मगर जैसे मैंने आपको बताया, कोई अन्य पक्ष नहीं था, रीजनल पार्टीज की कोई गुंजाइश नहीं थी, केंद्रीय स्तर पर भी कोई विरोध पक्ष नहीं था, मात्र और मात्र कांग्रेस ही थी। तो तब तो ये चल गया। प्लस प्लानिंग कमीशन को काफी सारी चीजें देखनी थी, मेनली सोशल सेक्टर देखना था, सोशल सेक्टर। तो अधिकांश जो सोशल सेक्टर था वो स्टेट लिस्ट के तहत मौजूद था, स्टेट लिस्ट के तहत। तो यह एक प्रकार से एनक्रोचमेंट हम लोग कह सकते हैं, ट्रेस पासिंग कह सकते हैं ऑफ स्टेट सब्जेक्ट बाय द सेंटर। मगर तब आवाज नहीं थी राज्य की, चलता रहा। तो यहाँ प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ थे। मगर तब मात्र और मात्र कांग्रेस ही थी, तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ और ये चीजें चलती रही। सेंटर स्टेट रिलेशंस ट्रीटेड एज इंटरनल इश्यू, जिसका जिक्र मैंने किया, क्योंकि हर जगह वे थे, तो उनको कोई अलग से मैकेनिज्म क्रिएट नहीं करना पड़ा था सेंटर स्टेट रिलेशन का, मगर एक इंटरनल पार्टी इश्यू के नाम पर ही वे इसको सुलझा लेते थे और जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाते थे। फिर बाद में जोनल काउंसिल क्रिएट हुई। एक फेज 1 में यही एक अच्छा कार्य है जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो संविधान ने जो संकल्पना की है उसको भरपाई करने वाला। यह एक ही ऐसा प्रावधान है जो कि फेज 1 में देखने को मिलता है, विच वॉज द क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स बाय स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने या राज्य पुनर्गठन कानून ने 1956 के जब जोनल काउंसिल्स की स्थापना करी या उनको बनाया, उनको एस्टेब्लिश किया, तब जाके एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसे प्राण मिला और वहां से वो धीरे धीरे फलना फूलना शुरू हुई। तो ये बात रही फेज 1 की। फेज 2 की बात करें तो 4th जनरल इलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल थे। आज दिन तक केंद्र सरकार की ही बहुमत थी, उनको ही जो है एक प्रकार से प्रचुर मात्रा में मत मिलते थे। मगर 4th जनरल इलेक्शन से कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्धि है, उसमें भारी गिरावट आई और कांग्रेस को जो एक विशेष मेजोरिटी मिलती थी, स्पेशल मेजोरिटी, वो अब उसको सामान्य मेजोरिटी मिल गई, विच मीन्स सिंपल मेजोरिटी फ्रॉम स्पेशल। तो यहां कांग्रेस की जो ताकत है वो थोड़ी कम होती है, हमें देखने को मिलती है। प्लस उसी समय दरमियान आर्टिकल 356 का भरपूर प्रमाण में मिसयूज होने लगा। प्रेसिडेंट रूल, प्रेस रूल, काफी सारे एग्जांपल्स है उस समय के। उसमें एक अहम एग्जांपल है राजस्थान का। जब राजस्थान के गवर्नर ने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड किया, तो ये अपने आप में इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण था कि कैसे सेंटर जो है वो अब ट्रेस पास कर रहा है राज्य को, या राज्य के ऊपर एक प्रकार से दबाव बना रहा है। सेंटर अपनी ताकत का भरपूर उपयोग यहाँ करता हमें देखने को मिलता है। फिर आगे देखें तो इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज तो होना ही था, क्योंकि आज दिन तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कांग्रेस मेजोरिटी थी, राज्यों में भी कांग्रेस थी। अब धीरे धीरे केंद्र में भी कांग्रेस की पकड़ छूट रही है, राज्य भी उसके हाथ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो वास्तविक रूप से जो संविधान ने संकल्पना की है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का आयाम धीरे धीरे अब आने वाला है। आगे देखें 1967 to 71 इट वॉज ए पीक टाइम। इस समय जो दोनों के बीच में जो विवाद था, जो विवाद था, वो बहुत ही टॉप के ऊपर था। सेंटर जो है वो किसी भी तरह राज्यों के ऊपर हावी होना चाहता था। अब धीरे धीरे राज्य भी समझने लगे थे, कांग्रेस के अपने राज्य भी समझने लगे थे कि ये सेंटर के द्वारा अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन है। ये जो है सारी हवा चलने लगी और यही हवा ने आगे चलकर इमरजेंसी को जन्म दिया। काफी सारे जो है विशेषज्ञ मानते हैं, या एक थियरी ऐसी है कि इमरजेंसी वाज इमीडिएट कोज, या इमरजेंसी वाज अ रिएक्शन ऑफ एनी इमीडिएट रीजन। मगर मेरी नज़र में अगर देखें तो ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी
और ये धीमी प्रक्रिया जो हमने समझी कि कैसे सेंटर राज्यों के ऊपर हावी होना चाहता था और हावी होना चाहता था, अधिक से अधिक हावी होना चाहता था, इसीलिए इमरजेंसी जो है उसको ला दी गई केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सन 1975 में। फिर बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो हमें मालूम है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतने सारे यहाँ फेरफार किए गए। संविधान का जो उद्देश्य था उसको ही यहाँ धीरे धीरे बदलने की शुरुआत की गई, मगर तब तक राज्य जो थे वे समझ गए थे, धीरे धीरे प्रजा भी समझने लगी थी। और अगले इलेक्शंस में, यानी कि 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई सबसे पहली बार, और सबसे पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार भारत के केंद्रीय नेतृत्व में बनी, और वो सरकार थी जनता पार्टी की। देखेंगे फेज 3 में जनता पार्टी का ही रोल देखना है कि उसने क्या रोल प्ले किया। तो ये बात रही फेज 2 की। अब देखें जनता पार्टी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे प्रथम बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। जो विपक्ष थे वे तक की राह में थे कि जब हमें मौका मिले तो हम लोग, जो कांग्रेस ने आज दिन तक हमारे ऊपर अन्याय किया है, तो अब हम उसका हिसाब बराबर करेंगे। जनता पार्टी को प्रजा ने मौका दिया भी, और जनता पार्टी ने हिसाब बराबर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस और पेचीदे बन गए। देखिए कैसे जनता पार्टी जो है वो अपने आप में सत्ता के विकेंद्रीयकरण की बात करती है, वहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस की तत्कालीन जो अध्यक्षा थी इंदिरा गांधी, वो अपने आप में पावर का सेंट्रलाइजेशन करने की बात करती थी। दोनों विरुद्ध विचारधारा थे। सस्पेंडेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 9 स्टेट्स। जैसे ही जनता पार्टी आई जो है लोकसभा के इलेक्शन जीत कर केंद्रीय नेतृत्व में, तो सबसे पहले उन्होंने जो 9 राज्य थे जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, सबसे प्रथम तो उन्होंने 9 के 9 उन राज्यों की सरकारों को सस्पेंड कर दिया, और उसका कारण बताया कि कांग्रेस की सरकार ने प्रजा का विश्वास खो दिया है। वो यहां लोकसभा के इलेक्शंस में देखने को मिलता है। उस दलील के ऊपर 9 के 9 जो कांग्रेसी शासित राज्य थे उनकी सरकारों को सस्पेंड कर दिया, वहां प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कर दिया। आप समझ सकते होंगे कि कितनी कंपटीशन रही होगी तब राज्यों के बीच में, सेंटर्स के बीच में, या जो है सेंटर स्टेट रिलेशन तब अभी मैच्योर नहीं हुआ था, और ये लोग उसको उनको और पेचीदा बना रहे थे। फिर जनता पार्टी लेकर आई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 42nd अमेंडमेंट से जो फेरफार हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया, और in addition it also scrapped article 357A, which was empowering the central government to deploy paramilitary and military forces in state when needed। तो यहाँ जो इमरजेंसी ला दी गई उसमें ये प्रावधान या ये आर्टिकल का भरपूर उपयोग किया था केंद्रीय गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 44th अमेंडमेंट ने इसको ही निकाल दिया। तो एक प्रकार से सेंटर को दुर्बल थोड़ा बना दिया। कांग्रेस रिटर्न टू पावर इन मिड टर्म इलेक्शंस, मगर वो सरकार टिकी नहीं, जो है बहुत ही सपोर्ट के साथ खड़ी थी, बहुमत नहीं था, तो वो टिक नहीं पाई। मिड टर्म इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। कांग्रेस ने फिर से वो दोहराया, जहां 9 राज्यों में जो सरकारें सस्पेंड हुई थी, ठीक है, उन राज्यों में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो सरकार को फिर से गिराया, फिर से सस्पेंड किया, गिराया तो नहीं मगर फिर से सस्पेंड किया, और वहां फिर से कांग्रेस की सरकार का जो है दौर फिर से शुरू कर दिया, ऑन सेम रीजन, ऑन सेम डिबेट। अपॉइंटमेंट ऑफ सरकारी कमीशन। मीनवाइल यह सेंट्रल स्टेट रिलेशन इतना पेचीदा हो गया और पीक पर आ गया, क्योंकि धीरे धीरे केंद्र में भी अब जो रीजनल पार्टीज थे उनके मेंबर्स आने लगे। फेडरल कैबिनेट, आई मीन यूनियन कैबिनेट में उनका जो है उनकी हाजिरी होने लगी। तो अब स्टेट भी अपनी आवाज़ उठाने लगे कि भाई यहाँ केंद्र जो है वो अपने आप में अन्याय कर रहा है, हमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कोऑपरेटिव वाले चाहिए,
सप्रेसिव नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं चाहिए। और तब जाके यह सारी चीज़ों का परिणाम आया, सरकारी कमीशन का अपॉइंटमेंट या उसका गठन किया गया और उनको कहा गया कि आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखें, उनको समझें और सरकार को सलाह दें कि कैसे इसमें फेरफार किया जा सकता है, कैसे इसको स्मूथ हारमोनियस बनाया जा सकता है। तो तब जाके यहाँ सरकारी कमीशन की जो है स्थापना की गई और ये बहुत ही अहम समिति है, बहुत ही अहम परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, मगर एक सामान्य अभ्यर्थी या एक सामान्य नागरिक या कोई जिज्ञासु व्यक्ति होने के नाते भी आपको सक्रिय कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशन दी, जो अनुशंसाएं दी, वो आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज दिन तक सारी जो सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें यह महत्व रखती है। फिर आगे देखें तो फोर्थ फेज की बात है अब 1989 से ऑनवर्ड। अब तक मल्टी पार्टी नहीं थी, एक दो पार्टी थी जो विरोध पक्ष थे, मगर अब धीरे धीरे मल्टी पार्टी का उदय हुआ, मल्टी पार्टी रिजाइम का, और रीजनल पार्टीज भी इसमें जो है शामिल होने लगी। केंद्र में कोलिएशन गवर्नमेंट्स का दौर शुरू हुआ, जिनमें कई सारे रीजनल पार्टीज के मंत्री थे उसमें, ठीक है। तो अब एक प्रकार से जो रीजनल लेवल के जो प्लेयर्स थे वे भी सेंटर में बैठने लगे, तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अब यहाँ मजबूत करने की एक गुंजाइश शुरू हो गई। 1989 जनरल इलेक्शंस मल्टी पार्टी एरा, जो कि एक बेंचमार्क या एक आप कह लीजिए माइलस्टोन इवेंट थी, और उसके बाद ग्रेटर फेडरलिज्म की शुरुआत हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीजनल जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे भी अब केंद्रीय कैबिनेट में बैठने लगे। तो एक प्रकार से यहाँ से ग्रेटर फेडरलिज्म, राज्यों का अधिकार, राज्यों की आवाज़, ठीक है, वो सारी चीज़ों की गिनती यहाँ से शुरू होने लगी। प्लस यहाँ 4 जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने भी एक काउंसिल बनाया, ताकि उनकी जो डिमांड है सेंट्रल स्टेट जो है रिलेशन की, न्यूट्रल सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, वो डिमांड वे लोग जो है कलेक्टिवली उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। क्योंकि अगर एक एक राज्य डिमांड करेगा, से फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से डिमांड करेंगे, तो उसका दबाव सेंटर के ऊपर कम होगा। मगर एक रीजनल काउंसिल के तौर पर अपनी बात रखे तो केंद्र के ऊपर उसका प्रभाव जो है 100% पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ एक ऐसा काउंसिल बनाया और उस काउंसिल के द्वारा उन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ आज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है वह चल रहा है, और आज तो मल्टी पार्टी रिजाइम है, मल्टी पार्टी एरा है, और आज हम इसमें जी रहे हैं। मगर जब से 2014 से, जब से एनडीए लेड नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, बहुल सरकार जिसे कहते हैं, वो सरकार के रिजेम में एंटी जो स्टेट इमोशन है वो हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में तो 100% हमें देखने को मिला, मगर जब से आत्मनिर्भर 3 पैकेज आया है, आत्मनिर्भर, तब से हमें यहाँ इकोनॉमिक या फाइनेंस फेडरलिज्म देखने को मिलता है। मगर आत्मनिर्भर 3.0 से पहले का जो एनडीए लेड रिजाइम है उसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसी देखने को मिलती है, सेंट्रल टेंडेंसी। और आए दिन भी सेंट्रल टेंडेंसी तो है ही, मात्र और मात्र हमें फिनेंशियल फेडरलिज्म ही देखने को मिलता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट में देखना है आज वर्तमान, तो वेस्ट बंगाल देख लीजिए कैसे केंद्र और वेस्ट बंगाल लड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव आई मीन जो है रिलेशन के तहत। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली तो काफ़ी बार चर्चा में रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो है मुद्दे के ऊपर, जीएसटी या ऐसे अन्य कई सारे बिंदु जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कहीं जो है गहरा बनाते हैं, कहीं उसे खट्टा बनाते हैं। तो यही बातें थी जो कि आज हमें देखनी थी। बहुत ही अहम मुद्दा है परीक्षा की दृष्टि से, वहीं एक सामान्य समझ की दृष्टि से भी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप गवर्नमेंट यूपीएससी का जो यह सत्र है वो देखें, साथ ही में अन्य सत्र पर भी आपकी नज़र करें। सारे बिंदु बहुत ही एनरिच्ड है, रिसर्च्ड है, और परीक्षा दृष्टि से वो आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए दोनों में अहम साबित हो सकते हैं। सो आई रिकमेंड यू टू
वॉच द एंटायर लेक्चर्स, टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ ग्रोथमॉन्ट यूपीएससी। हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के अन्य सत्र में, अन्य एक ऐसे विषय वो संशोधन के साथ जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लिखते रहिए ग्रोथमॉन्ट यूपीएससी।